डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम तीसरी इकाई का पहला अध्याय जो है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, पहली इकाई जो थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। शेष जो भाग आपके हटा दिए गए वहाँ से, इसलिए उनको पढ़ना नहीं है। दूसरी इकाई के भी 2 लेसन हटा दिए गए, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, स्थानीय निकाय, इनको हटा दिया गया, कार्यपालिका को हटा दिया गया दूसरी इकाई से। ठीक है, 2 लेसन आपको पढ़ने थे, और जिसमें व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये आपके पूरे हो गए हैं। पहला जो इकाई थी उस इकाई के भी 1 लेसन हटा दिया गया, 2 लेसन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी इकाई की। तीसरी इकाई का नाम है भारत के समक्ष या भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, है ना, जिसमें जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, आतंकवाद है ना। ये सभी जो घटनाएं हैं ये भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां या यूँ कहें कठिनाइयां हैं। इनका हम निराकरण कैसे करें ये सब हम इस इकाई में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 1 तीसरी इकाई का, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। देखो, सबसे पहले बात करें जाति होती क्या है। पूर्व समय में वर्ण व्यवस्था होती थी। क्या होती थी? वर्ण व्यवस्था होती थी, और वर्ण जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पर होती थी। किसके आधार पर होती थी? कर्म के आधार पर होती थी। जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाता था, पढ़ने लिखने का कार्य करवाता था, यज्ञों को करवाने का काम करते थे, या शास्त्र विद्या, इसमें या बात करें हम तो हमके वेद हैं, उन वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते और याद करके दूसरे व्यक्ति को उनको संप्रेषित करने का, यानी दूसरे व्यक्तियों को याद करवाने का कार्य करते थे, उसे ब्राह्मण कहा गया था। ठीक है, ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय, जो देश की सेवा करते, युद्ध करते, कोई दूसरी जातियां, दूसरे लोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर दे, यानी जो हथियार चलाना जानते थे, शस्त्र शास्त्र विद्या में निपुण थे, ऐसों को क्षत्रिय कहा गया। तीसरा था वैश्य, किसान वर्ग, जो प्रोडक्शन करता था, उत्पादन करता था, उत्पादन को कहाँ बेचना है वितरण करता था। यानी ये जो बणिक वर्ग एक तरह से मान सकते हो आप, बणीय वर्ग जो हैं, यानी उत्पादन से लेकर व्यापार तक का पूरा वर्ग किस में आता था? भाई इस वैश्य में आता था। और शूद्र जो था उसका काम था समाज में चरमकार वगैरह ये जो होते थे, इनका काम था कोई जानवर वगैरह या इन प्रयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, दास वगैरह सब शूद्र माने जाते थे। ये थी पुराने समय में। और ये जो कार्य था वो जन्म के आधार पर नहीं, किसके आधार पर होता था? कर्म के आधार पर होता था, है ना। वेद में ये लिखा हुआ है कि एक मानव की जो उत्पत्ति है विराट पुरुष से हुई है, महान व्यक्ति से हुई है, जिसके मुख से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, यानी ब्राह्मण बने, जिसकी भुजाएं, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं हैं वो उससे क्षत्रिय बने, और पेट, उदर, है ना, पेट जो सबका पेट भरता हो, किसान, उससे वैश्य बने, और जांग या पैर, जिस पे पूरे शरीर का वजन होता है, पैर, इन पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। उस समय ये कार्य जो था वो किस आधार पर होता था? भाई कर्म के आधार पर होता था। जो जैसा काम करता था उसको उसी अनुरूप बनाया जा सकता था। वेदों में एक बात लिखी हुई है कि एक व्यक्ति के माता, पिता और पुत्र तीनों अलग अलग वर्णों के हो सकते थे। एक चरमकार हो सकता था, यदि वो कर्म ऐसा करे तो उसको चरमकार बना दिया जाता। वेदों का पाठन करने का अधिकार सबको था, तो वेद पढ़े उसको वैसा बना दिया जाता था। और
काम सामान्य जो बुझा यानी युद्ध लड़े उसे क्षत्रिय बना दिया जाता था। यानी उस टाइम की जो शासन व्यवस्था थी बड़ी सरल स्वभाव की थी, शासन का स्वरूप बिल्कुल सरल था। ठीक है, उसके बाद इस वर्ण व्यवस्था में जातियों का निर्माण हुआ, है ना। जातियां, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर विभाजित हुई। वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर विभाजित हुई? धर्म के आधार पर। और धर्म के आधार पर सनातन जो धर्म था, सनातन धर्म की बात करें तो हिंदू जो धर्म था, हिंदू धर्म में फिर अनेक प्रकार की जातियां विद्यमान हुई, है ना। सभी धर्मों में हुई जातियां तो, लेकिन हिंदू धर्म में ज़्यादातर जो जातियों का उल्लेख मिलता है वो हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की जातियों का विभाजन हुआ। तो जाति एक सामाजिक संरचना है ना। जाति क्या है? एक सामाजिक, ये जो जाति है एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना का मतलब है कि जिसमें एक जैसे रीति रिवाज, समाज में रहना है, और संरचना है इसका मतलब है एक जैसे उनकी रीति, एक जाति के लोगों का एक जैसा रहन सहन, एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति, एक जैसी खान पान, है ना। यानी जाति के लोग एक समूह के रूप में किसी एक जगह निवास करते हैं। ऐसी व्यवस्था क्या है? सामाजिक संरचना जो है वो क्या है? जाति है, जो अति प्राचीन काल से, किस समय से चली आ रही है? अति प्राचीन काल का मतलब प्राचीन काल से ये परंपरा है वो चली आ रही है भारत में। क्लियर? यानी जाति क्या है? एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से भारत में चली आ रही। आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं ने इस जाति को जो है और ज़्यादा विकराल रूप प्रदान कर दिया। वर्तमान जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है इसको जाति के आधार पर, क्योंकि जो राजनेता हैं ये राजनेता वोटों के चक्कर में जातियों के मध्य जो तनाव है वो ज़्यादा पैदा कर दिया है ना। तो देखो, यदि हम बात करें शासन के स्वरूप के वर्तमान की, तो वर्तमान शासन के स्वरूप की यदि बात करें तो जाति व्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्या हुआ है? बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये जो नेता हैं वो जातियों के आधार पर यानी जाति राजनीति करते हैं, जाति के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राजनीति करते हैं, और देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने का भी ये काम करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ का जो समाज है, यहाँ का जो वर्ण है, यहाँ के जो लोग हैं इस बात को नहीं मानते हैं कि जाति व्यवस्था नुकसानदेह है। वोट राजनीति के लिए ज़्यादा बढ़ाया गया। दूसरी, लोकतांत्रिक राजनीति में सहभागिता संरचनात्मक भूमिका भी बढ़ी है ना। यानी जातिवाद को बढ़ावा देने में ये जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है जहाँ चुनाव होता है, ऐसी शासन व्यवस्था में जाति व्यवस्था ज़्यादा विकराल रूप धारण किया है। क्यों? क्योंकि जो भी, चाहे आप पंच का बात कर लो, आप सरपंच की बात कर लो, जो नीचे के पदों से बात करें तो वहीं से जातीय समीकरण बनने प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। यानी आप जब वोट डालोगे तो वोट डालते समय किसी न किसी रूप में आपके मन में, आपके हृदय में ये बात जरूर गहन करेगी कि ये हमारी जाति का है, इसलिए इसको वोट देना चाहिए, चाहे आदमी वो कैसा भी हो, सही हो नहीं हो, वो शासन करना जानता हो नहीं जानता हो, लेकिन हमारा जो देह होगा वो क्या होगा? हम अमुक व्यक्ति को वोट डालें जो हमारी जाति की है ना। तो सरपंच पद से बात कर लें, सरपंच की बात कर लो, पंचायत समिति सदस्यों की बात कर लो, जिला परिषद सदस्यों की बात कर लो, इसके बाद में विधायकों का बात कर लो, विधायकों के बाद में आप बात करें हम इसकी सांसदों की बात कर लो, सब में जातीय समीकरण होते हैं। जब ये टिकट वितरण करते हैं पार्टी वाले, ये भी देखते हैं कि अमुक क्षेत्र में कौन सी जाति का वर्चस्व है, किस व्यक्ति को टिकट दी जाए ताकि उस व्यक्ति के वर्चस्व से उस टिकट से निकाली जा सके, वहाँ से सीट बचाई जा सके, है ना। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि जातियों के आधार पर हमने, इस राजनीति ने जातियों के आधार पर और ज़्यादा बांट दिया। पहले जाति की जगह वर्ण व्यवस्था थी, फिर जातियां बनी, लेकिन जातियां का जो स्वरूप जो बना है वो क्या हुआ है? अब ज़्यादा विकराल रूप धारण करने लग गया है। क्योंकि राजनेता जो हैं हमारे को किस आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं भाई? जाति के आधार पर विभाजित करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका जो कार्य है वो आसानी से पूरा हो सके। लड़ने का काम आम जनता करेगी, और ये जो राजनेता हैं वो साथ बैठकर आराम से मौज मस्ती करेंगे। लड़ाई लड़वाने का काम आम जनता का है। इस आधार पर ये क्या करते हैं भाई? जाति के आधार पर हमें विभाजित करते हैं। अब देखो, भारत में जाति और जातिवाद का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से हुआ। तो देखो, जाति शब्द है ये तो बना है कास्ट से,
और वाद शब्द का अर्थ होता है विवाद, है ना। वाद शब्द जहां आएगा इसका मतलब किसी न किसी विषय पर कोई न कोई विवाद है ना। वाद का मतलब क्या होता है, देखो कि किसी भी जातिवाद की यदि बात करें तो किसी भी जाति विशेष के प्रति विशेष लगाव, यानी अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरे की जाति को हीन समझना जातिवाद कहलाता है ना। जातिवाद की जो भावना है इसमें क्या होगा, अपनी जो जाति है ये तो सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे की जाति के साथ अमानवीय व्यवहार करना या उनकी जाति को निम्न समझना या वो हमारे इक्वली नहीं है, ऐसी भावनाएं रखना क्या है, जातिवाद है। तो भारत में जाति जो है वो चिरकालीन, या जैसे आपने पहले पढ़ा है, जाति एक सामाजिक संरचना है। चिरकालीन का मतलब प्रारंभिक समय से चली आ रही है, पुराने समय से चली आ रही है व्यवस्था है। प्राचीन समय की तत्कालीन परिस्थितियों में समाज के विभिन्न वर्गों या वर्णों का विभाजन था। पहले जातियों का विभाजन नहीं था, किन का विभाजन था भाई, वर्णों का विभाजन था, यानी वर्ण के आधार पर जातियां हुआ करती थी और वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ था। कर्म व व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था थी, यानी उस दौरान 4 जो वर्ण थे जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जो काम करते थे उसके आधार पर जातियों का विभाजन होता था। यानी जो व्यक्ति जैसा काम करता था उस व्यक्ति को उसी जाति का व्यक्ति बना दिया जाता था, या उस जाति का, उस व्यवस्था का, उस कर्म का, उस वर्ण व्यवस्था का वो सदस्य होता था। लेकिन कर्म व्यवस्था के सिद्धांत बहु जातियां विविधतापूर्ण समाज के व्यवस्थित समन्वय और नियमन के लिए वर्ण व्यवस्था तत्कालीन समाज की स्थिति को बदल डाला है। यानी वर्तमान की बात करें तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, है ना। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो बांटने का प्रयास किया, किसके आधार पर भाई, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, और सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने के कारण ही इन्होंने 1909 के अधिनियम में, या भारत शासन जो अधिनियम था, मिंटो के जो सुधार थे, मार्ले मिंटो के जो सुधार थे, उसमें सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए कि भारत की सदैव से नीति हुई थी भारतीयों को फूट डालो और राज करो की, इसलिए हिंदू और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था स्थापित कर दी थी, है ना। और 1932 में अंग्रेजों ने एक और नीति अपनाई थी, दलितों को बांटने के लिए, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन तत्कालीन समय में जो राजनीतिक रूप से सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे हमारे नेता, कौन, महात्मा गांधी ने उस दौरान आमरण अनशन किया था, और आमरण अनशन में यह बात तय की गई थी कि जब तक इस सांप्रदायिक व्यवस्था को, है ना, कौन सी को, जाति के आधार पर जो वोट देने की, यानी दलितों को पृथक करने की जो व्यवस्था है, इसको समाप्त नहीं करेंगे तो मैं अनशन पर रहूँगा। और उसी दौरान पूना पैक्ट हुआ था, किस किस के मध्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौते के बाद ये जो सांप्रदायिकता, जाति के आधार पर जो अंग्रेज हमें विभाजित करना चाहते थे, जाति के आधार पर अंग्रेज हमें बांटना चाहते थे, इस व्यवस्था को समाप्त किया, या यूँ कहें जो दलितों को दिया गया पृथक निर्वाचन था, सांप्रदायिक जो व्यवस्था थी, इसको समाप्त करने की जो व्यवस्था का नाम पूना पैक्ट कहलाया। तो आज जो है कालांतर में विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था विकृत होकर जाति व्यवस्था में बदल गई। इसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाने से यह भेदभावपूर्ण और विखंडनकारी प्रवृत्ति पहले जाति प्रथा और आधुनिक काल में जातिवाद है ना। सबसे पहले तो ये धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था से किस में आई, जाति में। जाति में आज के टाइम में पहले जाति प्रथा बनी, अपनी अपनी जाति को अच्छा मानना, अब ये जातिवाद बन गया। इसका मतलब है अपनी जाति के प्रति विशेष लगाव और दूसरे वर्णों या वर्गों के लोगों को हीन समझना या कमजोर समझने की प्रवृत्ति अपनाना, ये हो गया। इसलिए भारत की एकता और अखंडता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है या गंभीर समस्या है। यदि ये जातिवाद की स्थिति ऐसे ही चलती रही तो देश की एकता और अखंडता बनाए रखना भी हमारे सामने की बड़ी चुनौती बन जाएगी। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाते विभेदकारी व्यवस्था को अपनाया था, और विभेदकारी व्यवस्था में आपने पढ़ लिया 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे बांटने का प्रयास किया भाई, सबसे पहले अंग्रेजों ने बांटने का प्रयास किया मुसलमानों को, और मुसलमानों के बाद में दलितों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के तहत देश के टुकड़े करना चाहता था। लेकिन हमारे
समाज सुधारकों ने या जो हमारे बड़े नेता थे या जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, उन्होंने इस बात का विखंडन किया, इस बात का विरोध किया, जिससे जाति व्यवस्था थोड़ी बहुत बच सकी। आज भी औपनिवेशिक राज्य के बाद में व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की कोशिश की गई, लेकिन इस व्यवस्था को गांधी जी और अंबेडकर ने मिलकर एक समझौता कर लिया, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट करने के बाद में जाति व्यवस्था, हालांकि जाति व्यवस्था आज भी है, दलितों के साथ भेदभाव आज भी कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर भेदभाव होता है ना। तो उचित प्रतिनिधित्व, अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन का आग्रह छोड़ दिया। पृथक निर्वाचन का उद्देश्य है ना इनका था फूट डालो राज करो। अंग्रेज क्या चाहते थे भाई, फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेज भारतीयों को विभाजित करना चाहते थे और फूट डालकर शासन व्यवस्था है वो आराम से आगे तक चला सकें, ऐसी व्यवस्था। क्योंकि उस दौरान जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन चलाए, इस आंदोलन में भारत के सभी लोगों ने बिना किसी जातीय भेदभाव को दूर करते हुए, सभी जाति व्यवस्थाओं को छोड़ते हुए, है ना, एक विशेष व्यवस्था लागू की थी, विशेष स्वरूप लागू किया था और सभी वर्णों को श्रेष्ठ माना था और सभी लोगों ने बिना किसी भेदभाव के लड़े थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात तो ये हो गई भाई, जाति व्यवस्था किस प्रकार विकराल रूप धारण की। एक बार दोबारा देख लो, जाति व्यवस्था से पहले वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के बाद में धीरे धीरे जातिवाद आया, जाति प्रथा आई, जाति प्रथा के बाद में जातिवाद आया। जातिवाद का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने पहले तो सांप्रदायिकता के आधार पर 1909 में बांटने का प्रयास किया, फिर 1932 में दोबारा दलितों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान करने की बात कही, लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन के कारण डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट हो गया, पूना समझौता हो गया और अंबेडकर ने ये बात स्वीकार कर ली कि अंग्रेज हमें फूट डालो और राज करो की नीति के तहत शासन प्रबंध नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए क्या मान लिया, इसने भी क्या मान लिया, अंबेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को परित्याग कर दिया और सब मिलकर बड़े जोश और जुनून से स्वतंत्रता की इस पावन वेला पर, या यूँ कहें स्वतंत्रता की इस धरा के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए खूब सारी लड़ाइयाँ लड़ी। अब हम हो गए स्वतंत्र। कब हो गए भाई? 15 अगस्त 1947 को। और जब स्वतंत्र हुए तो हमारे सामने एक नई समस्या थी, जो इसको आगे पढ़ेंगे हम, सांप्रदायिकता, यानी धर्म के आधार पर राज्य दो भागों में बंट चुका था। किसके आधार पर भाई? धर्म के आधार पर राज्य कितने भागों में बंट चुका था? दो भागों में बंट चुका था। एक जो क्षेत्र बहुसंख्यक मुस्लिम था उसे पाकिस्तान बना दिया था, जो भारत के पूर्व में था और एक भारत के पश्चिम में था, और शेष भूभाग भारत कहलाया। तो भारत के पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान हुआ और भारत के पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान, यानी दोनों के दोनों जो स्वरूप जो थे वो क्या हो चुके थे भाई? भारत के बदल चुके थे। इसलिए सांप्रदायिकता बढ़ गई, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे उस दौरान, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जब इनको निपटाने का काम किया तो जातीय व्यवस्था भी आई। तो ऐसा माना जाता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के पश्चात जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, है ना। जब स्वतंत्र हुए था ना, तो स्वतंत्रता के दौरान ऐसा माना जाता था कि जैसे ही भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होगी, सबको बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे, उसी दौरान क्या समाप्त हो जाएगी? जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन जाति व्यवस्था ने तो, इस राजनीति ने ज़्यादा विकराल रूप और धारण कर लिया, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो चुनाव में किसके आधार पर ही राजनीति करते हैं? जाति के आधार पर ही राजनीति करते हैं। हमें लड़ाने का जो काम करते हैं ये राजनेता ही करते हैं, ना। जातिवाद विपरीत रूप केवल समाज में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी उग्र रूप प्रवेश कर लिया। स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। के.एन. मेनन ने निष्कर्ष में सही कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। यानी पहले की अपेक्षा, देखो पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, फिर जाति व्यवस्था ही, और जिसे हम कहते हैं जाति प्रथा, ठीक है। अल प्रथाओं का मतलब था अलग अलग जातियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये अलग अलग थी, ये तो थी प्रथा। अब क्या हुई? स्वतंत्रता के बाद इन जातियों को जो बड़े नेता हैं वो आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अपना वोट की राजनीति को सुचारू रूप से चलाने का जो काम कर रहे हैं वो नुकसानदेह है ना। तो मॉरिस जॉन कहते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व,
राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ा है। मॉरिस जॉन का कहना है कि पहले जाति के लिए तो राजनीति का महत्व बढ़ गया, राजनीति के लिए जाति का महत्व बढ़ गया। यानी जब हमारा जो नेता कोई होता है ना, जिस अमुक जाति का कोई नेता होता है और यदि वो कह दे कि आपको ऐसा करना है तो तैयार रहते हैं लोग, और उनको भी अपने आप की जाति का बड़े नेता चुनने का गर्व है। यानी ये रहता है कि हमारा कोई बड़ा नेता है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में बड़े पद को सुशोभित कर रहा है, बड़े पद को। तो जॉन मॉरिस का ये कहना है कि राजनीति के लिए जाति का प्रभाव ज़्यादा है और जाति के लिए राजनीति का प्रभाव, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए विवाद का विषय बना हुआ है। वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतकर सत्ता कब्जा करने राजनीतिक दलों में जनप्रतिनिधित्व आकांक्षा वर्तमान में जातिवाद न केवल यही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रतियों को प्रभावित किया अपितु राजनीति को भी सर्वाधिक प्रभावित किया। तो देखो, राजनीति की यदि बात करें हम जाति की, तो चुनाव लड़ने से लेकर, है ना, जो राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम जनता तक में ये क्या कर देते हैं भाई, विभाजन का काम कर देते हैं। स्वतंत्रता के बाद में राजनीति का जो प्रभाव है वो कम नहीं हुआ बल्कि जातिवाद बढ़ी है ना। जातिवाद बढ़ने का एक ही कारण रहा है क्योंकि जातिवाद के आधार पर ये जो राजनेता हैं वो वोट अपनी ओर आक्रोशित करने का काम करते हैं, अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, जाति व्यवस्था को आपस में लड़ाने का। क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों की जैसी नीतियां और क्रियान्वयन जो तरीके थे अंग्रेजों की तरह ही वर्तमान में भी क्या हुआ है, जाति व्यवस्था का जो समीकरण है वो बढ़ा है। यानी जाति के आधार पर वोट की राजनीति है वो बढ़ी है, जाति के आधार पर शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो बढ़ा है। हमारे राजनेता जो हैं वो जाति आधार पर विभाजित करने का काम कर रहे हैं और ये जाति के आधार पर ही सामाजिक स्थिति है, उनकी राजनीतिक स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति है, उनके सांस्कृतिक स्थिति है, इनका भी परिचय होता है। ये था परिचय या यूँ कहें जाति और जातिवाद का स्वरूप हमें कहाँ से मिला। तो जाति और जातिवाद का जो स्वरूप है वो बहुत पुरानी संरचना है, सामाजिक संरचना है, समाज में विद्यमान है और वर्तमान में ये जो इसका प्रभाव बढ़ने का जो कारण है वो वर्तमान की राजनीति है, वर्तमान के शासन स्वरूप की स्थिति है। ये था आपका जातिवाद और जातिवाद का स्वरूप, है ना। बाहर राजनीति विज्ञान 12वीं की जो किताब है उसमें पेज नंबर 137 पर हम पढ़ रहे हैं, है ना। कौन से पेज पर पढ़ रहे हैं भाई, 137 पर पढ़ रहे हैं, जाति एवं जातिवाद। अब हम बात करते हैं जाति एवं जातिवाद का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कास्ट, है ना। जातिवाद का तो अर्थ देखो, जब एक तो देखो जातिवाद का अर्थ या जाति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कास्ट। तो जाति के अर्थ की यदि बात करें तो एक पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित है। जाति क्या है भाई, पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित है, मतलब वंश परंपरा के आधार पर है। अब जो जातियां बन रही हैं वो क्या बन रही है, वंश परंपरा के आधार पर या आनुवांशिकता के आधार पर जातियों का निर्माण हो रहा है ना। तो जब एक वर्ग या समूह है, जब कोई वर्ग या समूह है आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहा जाता है। क्लियर, परिभाषा लिख लो या वैसे इसका अर्थ लिख लो कि जब कोई वर्ग या समूह है आनुवांशिकता के आधार पर होता है, आनुवांशिकता का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पिता पिता के बाद में ऐसा वंश जो क्रम चलता है उसे हम जाति कहते हैं। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो दूसरों से अपने आप को अलग मानता है ना। दूसरों से अपने आप को अलग मानने का मतलब है इनके जो कोई परंपराएं हैं वो दूसरों की तुलना में अलग है, इनका रहन सहन है वो अलग है, इनका जो खान पान है वो अलग है ना। इसके अलावा खान पान की बात करें, अपनी विशेषता है, अपनी परिधि में यानी अपनी ही जाति में या अपनी परिधि में ये अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और दूसरे जाति में करने के बाद उसे निम्न माना जाता है, अपनी इज्जत कम होना माना जाता है। इसलिए अपनी जाति में वैवाहिक संबंध जिनका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है, एक जाति के लोगों का एक जैसा व्यवसाय होता है, परंपरागत रूप से वो ट्रेडिशनल उनके करते हैं, ऐसा इस जाति एक बंद वर्ग है। परंपरागत रूप से जाति के सदस्य किसी एक पैसे से जुड़े होते हैं, पिता का पैसा बेटा अपनाता है, आपस में शादी विवाह होते हैं,
जाति मूलतः हिंदू समाज की विशेषता है, किंतु अब इसका विस्तार मुस्लिम और ईसाई समाज में भी होने लग गया है। तो देखो, जाति की बात करें तो आनुवांशिकता पर आधारित वह समूह है जिनका रहन सहन, खान पान, व्यवसाय एक जैसा हो और जो व्यवसाय कर रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें। ऐसी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है भाई? जाति के नाम से जाना जाता है। ये था आपका जाति एवं जातिवाद। अब कल हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। वैसे तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका आप पढ़ चुके हो, है ना, कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने में जाति का महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीतिक व्यवस्था जाति को बढ़ाने का काम करती है। फिर भी इसको कल हम कंप्लीट दोबारा पढ़ेंगे।